हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 15 का पूरा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जब आप एनसीईआरटी के बुक पलटाइएगा, उसमें बैक एक्सरसाइजेज हैं, उसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये सारे वहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं तो आपको एक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाता है। पहला क्वेश्चन है, नेम द 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के 3 मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी जो कि जीन के लेवल पर होती है। दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी जो कि स्पीसीज के लेवल पे होती है। और तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो कि एक बहुत बड़े लेवल पर यानी इकोसिस्टम लेवल पे होती है। हाउ डू इकोलॉजिस्ट एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में बहुत सारे स्पीसीज प्रेजेंट हैं, उन सब का अपना अपना एप्लीकेशन है। उन्हीं को स्टडी करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए। तो अब इकोलॉजिस्ट, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक करके गिन लें कि ये कितने स्पीसीज है, ये कितने स्पीसीज है। इसीलिए एक तरीका निकाला गया है, वही तरीका आपसे पूछा जा रहा है। तो दे मेक ए स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ द स्पीसीज। इकोलॉजिस्ट सबसे पहले टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में जितने भी ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स पाए जाते हैं उनका वो एक स्टडी करते हैं कि यहाँ पे इनकी स्पीसीज रिचनेस कितनी है। ये पूरी की पूरी एक स्टेटिस्टिक्स के आधार पर होती है और उसके बाद वो कंक्लूज़न निकालते हैं कि अब दूसरे जगह पर कितने ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। हाइपोथेसिस फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाई ट्रॉपिक्स शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस। 3 ऐसे अनुमान लगाए गए हैं कि आखिर स्पीसीज सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक्स में ही क्यों पाए जाते हैं। अब हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं वो ट्रॉपिक्स ही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी पूरी दुनिया में एक समान फैले हुए नहीं है। बायोडाइवर्सिटी यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, किसी स्पेसिफिक एरिया में कितनी स्पीसीज रिचनेस है, कितने स्पीसीज वहाँ पाए जा रहे हैं, कितना प्लांट रिच है, कितना एनिमल रिच है, यही बायोडाइवर्सिटी है। तो ये पूरी दुनिया में एक समान है नहीं। पोलर रीजन में, पोलर रीजन यानी जो कि ठंडे जगह होते हैं, उसमें बहुत कम बायोडाइवर्सिटी होती है। जबकि अगर आप साउथ अमेरिका की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे हाइपोथेसिस, बहुत सारे कंसेप्ट दिए गए हैं कि आखिर ट्रॉपिक्स में क्यों ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक्स में जो सीजन होते हैं वो अनफेवरेबल नहीं होते हैं, सारे फेवरेबल होते हैं, एकदम ठीक ठाक सीजन होते हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं, वो प्लांट की स्पीसीज है, एनिमल की स्पीसीज है, वो ग्रो कर पाते हैं, कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पे होती नहीं है। और ये फेवरेबल कंडीशन लगातार जारी ही रहते हैं, कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती ही नहीं है, तो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते जाते हैं। दूसरा है कि ट्रॉपिक्स में सूरज भगवान की भर भर के कृपा होती है। अब जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पे ग्रोथ तो ज़्यादा होगा ही, जिससे कि प्रोडक्टिविटी हायर होता है और यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी रिचनेस है, वो भी काफ़ी अधिक हो जाती है। तीसरा है कि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट ओल्डर है, यानी बहुत पहले के समय से है, बहुत पहले के समय से है, जिससे कि यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है और इवोल्यूशन के कारण यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स के नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप ऑफ रिग्रेशन इन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जब आप पढ़ेंगे तो एक स्लोप रिग्रेशन का होता है, उसका क्या महत्व है। तो अलेक्जेंडर वॉन हमवोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन ए डिफिनेट रीजन द स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज अप टू सम एक्सटेंट विथ इंक्रीज इन एरिया। एक वैज्ञानिक यहाँ पे आप कह सकते हैं बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम अलेक्जेंडर वॉन हमवोल्ट था। उन्होंने ये बात देखी, यानी ये बात ऑब्जर्व की कि अगर किसी रीजन में स्पीसीज रिचनेस बढ़ रही है तो इंक्रीज अप टू सम एक्सटेंट विथ इंक्रीज इन एरिया, यानी अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है तो स्पीसीज रिचनेस भी उस जगह पे बढ़ती जा रही है। इसे उन्होंने एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से समझाया। अगर कोई लार्ज वैरायटी टैक्सा की है तो उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को कैसे समझा सकते हैं। लॉगरिथमिक स्केल पर ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, लॉग लिया जाता है, लॉग एस बराबर हो जाता है लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, जहाँ पे एस हो जाती है स्पीसीज रिचनेस, जेड हो जाता है स्लोप ऑफ लाइन जो कि रिग्रेशन कोफिशिएंट है, सी होता है वाई इंटरसेप्ट और ए होता है एरिया। अब यहाँ पे सबको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था।
जेड जो है 0.1 से 0.2 होता है। ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप से पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। और हम स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप को सारे स्मॉल एरिया में करते हैं। और है कि अगर इफ़ एनालिसिस ऑफ स्पेसीज एरिया रिलेशन लार्ज स्केल द स्लोप ऑफ रिलेशन बिटवीन वन स्टीपर, अगर स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप को बहुत ही लार्ज एरिया में करा जाए तो स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन बहुत ही स्टीपर बन जाता है। फिर है कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्पेसीज लॉस इन ए जियोग्राफिकल एरिया। किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में अगर स्पेसीज की लॉसेस हो रही है, स्पेसीज घट रहे हैं चाहे मर रहे हैं, तो इसके कारण क्या हैं? तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट का मतलब होता है आवास। जैसे कि स्पेसीज का आवास क्या होगा? जंगल होगा, रेन फॉरेस्ट होगा। अब मनुष्य क्या कर रहे हैं? उन जंगलों को काट रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, वहाँ पे वो बस रहे हैं। तो आखिर वो स्पीसीज कहाँ जाएंगे? उन्हें कंडीशन फेवरेबल नहीं मिल पाती है, जिसके कारण कि वो मर जाते हैं। कंडीशन ही नहीं मिल पा रही है, फ्रेगमेंटेशन, या फिर दूसरे जगह चले जाते हैं, छितर जाते हैं। फिर होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी मान लीजिए कोई स्पीसीज है, कोई प्लांट की स्पीसीज है और उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो लोग उसे अपने फ़ायदे के लिए बहुत इस्तेमाल करने लगते हैं, ओवर एक्सप्लॉयट, उसका खूब यूज करने लगते हैं, जिससे कि उसकी स्पीसीज ही नष्ट हो जाती है। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। एक्सोटिक का मतलब होता है किसी विदेशी जगह से किसी प्लांट की स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करना जो कि विदेशी होती है। जैसे आपने वाटर हाइसिंथ के बारे में पढ़ा होगा। वाटर हाइसिंथ को भारत में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? क्योंकि इसके फ्लावर्स के जो शेप थे वो काफ़ी ब्यूटीफुल थे। लेकिन जब उसे यहाँ के पानी में इंट्रोड्यूस किया गया तो क्या हो गया? यहाँ की मछलियाँ मरने लगी, क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है पानी में, ये सबों को सोख लेता था, खुद में रख लेता था। तो वहाँ की मछलियाँ मरने लगी। दूसरे जो उसमें मौजूद जो प्लांट थे वो भी मरने लगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। ये होता है एक्सोटिक स्पीसीज। और फिर होता है को एक्सटेंशन, यानी जैसे कि मान लीजिए कोई दो जीव है जो कि एक दूसरे पर निर्भर है। एक अगर एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो दूसरा कैसे बचेगा? क्योंकि पहले वाले का काम दूसरे पर चल रहा है, दूसरे का काम पहले वाले पर चल रहा है। एक अगर स्पीसीज ऐसे में एक्सटिंक्ट हो जाता है तो दूसरा स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो जाता है। हाउ इज़ बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शनिंग। लेकिन अगर किसी भी इकोसिस्टम को चलना है, उसे बेहतर रूप से फंक्शन करना है, तो बायोडाइवर्सिटी होनी काफ़ी ज़रूरी है। वही पूछा जा रहा है कि क्यों ज़रूरी है। तो बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम कम्युनिटी विथ मोर स्पीसीज एंड मोर स्टेबल दैन दोज विथ लेस स्पीसीज। देखिए, एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बात बताई कि अगर इकोसिस्टम को स्टेबल होना है, यानी उसे ठीक रूप से फंक्शन करना है, तो उसमें मोर स्पीसीज होनी चाहिए। एक ऐसा इकोसिस्टम देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि एक इकोसिस्टम जिसका कि स्पीसीज रिचनेस काफ़ी ज़्यादा है, वो बहुत स्टेबल होता है ऐसे इकोसिस्टम से जो कि जहाँ पे कि कम स्पीसीज पाई जाती है। अगर कहीं भी ओकेजनल डिस्टर्बेंस होता है तो जो हम मोर स्पीसीज होती है वो उसको टॉलरेट कर पाएंगे, सह पाएंगे, लेकिन जहाँ पे लेस स्पीसीज है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा कारण है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पीसीज रिचनेस। एक इकोसिस्टम कितना प्रोडक्टिव है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीसीज रिचनेस के। जितनी ज़्यादा उस जगह की स्पीसीज रिचनेस होगी उतना ज़्यादा इकोसिस्टम प्रोडक्टिव होगा। फिर है कि जिस इकोसिस्टम का बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है ऐसे इकोसिस्टम से जिसकी बायोडाइवर्सिटी कम होती है। जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं टेम्परेट फॉरेस्ट से। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बहुत सारे रीज़न हैं इसे ग्रो करने के। फिर है कि अगर इकोसिस्टम को हेल्दी रहना है, इसका मेंटेनेंस ठीक से होना है, तो बायोडाइवर्सिटी को एसेंशियल होना ही पड़ेगा। व्हाट आर सेक्रेड ग्रुप्स, व्हाट देयर रोल इन कंजर्वेशन। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। और कंजर्व करने में यानी बचाने में ये क्या मदद करता है? सेक्रेड, दे आर द सेक्रेड फॉरेस्ट पैच अराउंड द प्लेस ऑफ वर्शिप। फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट का ही एक पार्ट होते हैं, लेकिन इन्हें पवित्र माना जाता है। फॉरेस्ट के ही कुछ भाग होते हैं ये,
जहाँ पे कि लोग पूजा करते हैं इसकी। दे आर हेल्ड इन हाई स्टीम बाय द ट्राइबल कम्युनिटी। हाई स्टीम यानी इन्हें बहुत ऊंचे दर्जे पर रखा जाता है ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। यहाँ की जो संपत्ति होती है उसमें से एक भी संपत्ति को हानि नहीं पहुँचाने देते हैं ये ट्राइबल्स लोग, आदिवासी लोग। यानी अगर आप चाहें कि हम अगर ये सैक्रेड ग्रोव है, यानी घोषित कर दिया गया है कि ये सैक्रेड ग्रोव है, पवित्र स्थान है, तो वहाँ पे बड़ा ही एकदम असंभव है कि वहाँ के वृक्ष की एक भी शाखा इंसान काट ले। बहुत सारे इंडिया के पार्ट में ये पाया जाता है, जैसे राजस्थान के अरावली हिल में एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश में सरजुका और बस्तर जगह पर, मेघालय और महाराष्ट्र में। सैक्रेड ग्रुप से फ़ायदा ये है कि बहुत सारी जो रेयर दुर्लभ प्रजातियां हैं वो भी आज तक जीवित है इस एरिया में, इस देश में, और उस एरिया में तो ये फ्लोरिश ही कर रही है, बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हानि तो हो नहीं रही है, लॉस कोई हो ही नहीं रहा है, तो ये बढ़ ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एमंग द इकोसिस्टम सर्विसेज और कंट्रोल ऑफ फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन। इकोसिस्टम की अगर सर्विस की बात करें कि हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम क्या देता है, बाढ़ को रोकता है, मृदा अपरदन को रोकता है, जहाँ पे कि जैसे कि मिट्टी खिसक जाती है उसे रोकता है। हाउ इज दिस अचीव्ड बाय द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट यानी लिविंग कंपोनेंट। आखिर ये इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट से कैसे अचीव होता है? तो सबसे पहला है कि अगर फ्लोड को कंट्रोल करना है और मृदा अपरदन को रोकना है तो इसके लिए वृक्ष सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट के जो जड़ होते हैं वही सॉइल पार्टिकल को बांधे रखते हैं और जिससे कि वो टॉप लेयर से हिलते नहीं है, दृढ़ रूप में बने रहते हैं। जैसे मान लीजिए प्लांट है, प्लांट ने मिट्टी के जड़ को कस के पकड़े हुआ है, अब वाटर फ्लो कर रहा है तो वो तो उसे पकड़े हुए है, तो वाटर फ्लो करके पार भी कर जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर प्लांट है ही नहीं तो मिट्टी की जड़ बहुत ही ढीली पड़ती है, जिससे कि वो आराम से पानी का फ्लो आएगा और वो बह जाएगी, मृदा अपरदन हो गया। फिर है कि प्लांट की जो जड़ होती है और जो ह्यूमस होती है, न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल, वो सॉइल को बहुत ही पोरस बना देते हैं। पोरस यानी उसमें छेद कर देते हैं, जिससे कि वाटर पर्कुलेट करके सॉइल के अंदर ही चला जाए, और जब वाटर बहेगा और चूँकि सॉइल में पहले से ही छेद है तो सारा पानी कहाँ, तो कुछ पानी तो अंदर भी चला जाएगा, जिससे कि वाटर का जो रेट का है बहने का वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से प्लांट सॉइल इरोजन को भी रोकता है और बाढ़ को भी रोकता है। फिर है स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज मच लेस देन ऑफ एनिमल। अगर एनिमल की बात करें कि ज़्यादा रिच कौन है प्लांट और एनिमल में, तो आपको एनिमल लिखना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल्स की स्पीसीज ज़्यादा है, 72% है, और प्लांट की स्पीसीज कम है जो कि 22% है। आखिर आप इसका एक्सप्लेनेशन क्या देंगे कि आखिर एनिमल कैसे सभ्यता के इतने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए कि इनकी स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा हो गई और प्लांट्स पीछे रह गए? तो आंसर है कि एज़ कम्पेयर टू प्लांट एनिमल हैव इंक्रीज साइड एंड जेनेटिक वेरिएशन। अगर प्लांट की बात करें तो एनिमल जितने बड़े वो बहुत कम ही होते हैं, एनिमल की साइज़ ज़्यादा होती है, इनके जीन में ज़्यादा वेरिएशन होता है, और एनिमल्स के पास जो नर्वस सिस्टम होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत सारी बॉडी एक्टिविटी को ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। एनिमल्स के पास रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंट के स्टिमुलस से ये खुद को रिस्पॉन्ड करते हैं, और एबिलिटी ऑफ लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ये भी एक फैक्टर है एनिमल्स का। क्योंकि मान लीजिए एक जगह पे खतरा है तो एनिमल तो महसूस कर सकते हैं, वो दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन प्लांट फिक्स होते हैं। प्लांट ऐसा नहीं है कि अपने जगह से दूसरे जगह चले जाएं। कुछ प्लांट्स होते हैं लेकिन वो काफ़ी रेयर होते हैं, लेकिन एनिमल में सब में ये खूबी पाई जाती है, जिसके कारण एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी है वो 72% तक पहुँच चुकी है और प्लांट 22% पर है। कैन यू थिंक ऑफ ए सिचुएशन वेयर वी डिलिबरेटली वांट टू मेक ए स्पीसीज एक्सटिंक्ट? क्या आप एक ऐसे सिचुएशन की कल्पना कर सकते हैं जहां हम की जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो, और आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल टू द सोसाइटी इज जस्टिफाई। यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए हार्मफुल है, यानी जिनसे कि बीमारी होती है, ये जस्टिफाई किया जा सकता है इफ़ दे आर नॉट द एसेंशियल बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। मान लीजिए
कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि आप जानते हैं कि कुछ हार्मफुल होते हैं, यूज़फुल होते हैं, लेकिन वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी ये हमारे इकोसिस्टम के एक एसेंशियल कंपोनेंट है। अगर वो एसेंशियल कंपोनेंट नहीं होते तब तो ये जस्टिफाई किया जा सकता था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म कर दिया जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हटा दिया जाए। जैसे कि एग्जांपल है कि वी आर ट्राइंग टू एरिकेट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म, यानी कि जैसे मान लीजिए जो कि डिजीज़ फैलाते हैं जैसे पोलियो वायरस, HIV, कोशिश की जा रही है कि इसे पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। अगर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हटा देते हैं इस जगह से तो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अंडर दिस सिचुएशन डेलिबरेटिव में इज जस्टिफाइड। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे कि रोगों से निवारण कराया जा रहा है लोगों को, ये जस्टिफाई किया जा सकता है। अगर आप इन शॉर्ट समझे तो कहने का मतलब है कि अगर आपसे कभी कहा जाए कि क्या हम स्पीसीज जानबूझकर किसी स्पीसीज को ख़त्म करना है तो इसमें क्या रीज़न हो सकता है, तो रीज़न ये हो सकता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर उन्हें हटा भी दे जो कि बीमारी कर रहे हैं, लोगों में बीमारी फैला रही है, फैल कर दूसरे लोगों में जा रही है, लोग मर रहे हैं, तो हम ऐसे में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इरेडिकेट कर सकते हैं, पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं और इससे इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, यही कहा जा रहा है। तो इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आप अपने NCERT के बुक को खोलिए, बैक एक्सरसाइज देखिए, यही सारे क्वेश्चन है, आप फ़ौरन नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम में इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं लेकिन काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि इसके कुछ MCQ क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, एडिशनल क्वेश्चन विथ आंसर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। इस दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसकी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि दिस कंट्री इज़ इन द एरिया ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट विच इज़ हैविंग हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। इसी देश में अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का भाग पाया जाता है, कुछ एरिया पाया जाता है और अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इस दुनिया में इसी में सबसे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है। दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिससे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं होता है। पहला है नॉट ए काउज है, नॉट ए काउज में डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट नहीं होगा क्योंकि ये तो काउज है। इन्वेशन भी नहीं होगा। तीसरा है कीपिंग एनिमल इन जूलॉजिकल पार्क। जब किसी भी एनिमल को जूलॉजिकल पार्क में रखा जाता है तो उसे वहाँ पे सेफ्टी दी जाती है या दूसरे शब्दों में कहे उसे वहाँ पे रखा ही इसलिए जाता है ताकि उसे सेफ रखा जा सके। इन सब में से कौन से इन्वेसिव एलियन स्पीसीज नहीं है इंडियन कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ पे देखिए इग्नोरिया वाटर हाइसिंथ है, ये बाहर से ही आया है। पार्थेनियम भी बाहर से आया है और लेंटेनाक भी एलियन स्पीसीज है। साइनोडन एलियन स्पीसीज नहीं है। नेक्स्ट है वेयर अमंग द फॉलोइंग विल यू फाइंड पीचर प्लांट। आपको पीचर प्लांट कहाँ मिलने वाला है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का फीचर क्या नहीं है। पहला है लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, ये इसका फीचर है। हॉटस्पॉट अपने देश में 3 जगह पाए जाते हैं जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं। दूसरा है इंडेमिक स्पीसीज भरपूर मात्रा में वहाँ पे होते हैं। मोस्टली लोकेटेड इन ट्रॉपिक्स, ये ऑप्शन भी सही है, ट्रॉपिक्स में लोकेटेड होते हैं। और मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन तो नहीं, क्योंकि पोलर रीजन में तो डाइवर्सिटी ही बहुत कम मिलती है, वहाँ पे की डाइवर्सिटी बहुत ही पुअर है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट है ही नहीं, वहाँ पे अधिकतर समय ठंड ही रहती है, पोलर रीजन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अमंग द एनिमल ग्रुप गिवन बिलो विच वन हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसे स्पीसीज को कहते हैं कि जो कि अभी तो हैं लेकिन अगर प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो निकट भविष्य में ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो किस ग्रुप में एनिमल्स है जो कि बहुत जल्दी इंडेंजर्ड स्पीसीज के ग्रुप में हैं, वो है एम्फीबियंस, क्योंकि 33% एम्फीबियन की स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्शन के थ्रेट को फेस कर पा रही है।
नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये क्वेश्चन पहले भी था, तो मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन इसका आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी वही होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस का मुख्य इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है, तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। उनका जो हैबिटेट है, उनका जो आवास है, उसका लॉस हो रहा है और फ्रेगमेंट कर रहे हैं, वो अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं, वहाँ के कंडीशन को वो झेल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पूरा हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।